यही है ना। जब अपन उसको सॉल्व कर दे रहे हैं तो मेरा वो गायब हो जा रहा था, मतलब प्रॉपर नहीं आ रहा था, है ना, मतलब एक ज्यादा नहीं आ रहा था। क्यों? देखो हम लोगों ने ऐसे किया था ना कि नंबर ऑफ जो ब्राइट फ्रिंज थी, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितनी थी? 2d लैम्डा +1। ठीक है, ये नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज थी मेरे पास। और नंबर ऑफ जो डार्क फ्रिंज थी, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज थी वो थी 2d/λ+1/2। क्लियर है? अब दिक्कत ये आ रही है, अगर हम इसको नॉर्मल मैथमेटिकल तरीके से अगर जोड़ रहे हैं तो हो क्या रहा है, दोनों एक ही बन जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज बराबर हो जा रहे हैं। अगर हम इसको नॉर्मल मैथमेटिकल यानी नॉर्मल अलजेब्रा इसको करेंगे तो ये एक ही हो जा रहा है। अब इसमें समझना अपने को क्या है, ये एक ज्यादा आएगी, पक्का आएगी। सुनो, समझना ये है कि जब हम ये वाला कर रहे होंगे तो उसमें हम ये पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आई बात? हाँ, नहीं आएगा, अभी देखना। यस, समझ आ रही बातें? तो उस केस में ये क्या हो, अभी देखो एक क्वेश्चन लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अपने को अगर कोई दे दे, अपने को कोई दे दे डी दे दे और लैम्डा दे दे, तो हमें बोल दे कि नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज बताओ। भाई डी लैम्डा देगा तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कहीं डी लैम्डा एक दूसरे डी बहुत बड़ा तो नहीं है लैम्डा से। अगर डी बहुत बड़ा लैम्डा होगा तो हम बोल देंगे इसमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो होंगे इनफाइनाइट होंगे, यानी कि नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इनफाइनाइट और नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस भी इनफाइनाइट बनेंगे, तो फिर तो मुद्दे की बात ही नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर मैंने लैम्डा दे दिया जाए, ठीक है ना, लैम्डा मान लो अपने को दे दिया, अपन से ऐसा बोला फाइंड द नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज। पूरे चैप्टर में लैम्डा लैम्डा है ना, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, अब ब्राइट फ्रिंज बोला निकालने को, और सुनो अपने को बोल दिया है कि द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट S1 एंड S2 इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट S1 एंड S2 इज 2 लैम्डा। समझ आ पा रहे हो? S1 S2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 लैम्डा है। मैंने क्या बोला सुनो, फिगर कुछ इसका ऐसा बनेगा, S1 बन गया, ये S2 बन गया, S1 हो गया, S2 हो गया, और ये चीज हमारी क्या है, इन दोनों के बीच में 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा और लैम्डा कंपेरेबल हैं। अरे ये D नहीं हो गया, D, तो हम बोल सकते हैं D इज डबल द वेवलेंथ, वेवलेंथ के डबल में D है, यानी कंपेरेबल है, यानी नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा भाई, तुम्हारे होश क्या उड़े हैं? वेवलेंथ पता नहीं है, मैंने बोल दिया स्लिट के बीच की डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ की ट्वाइस है, थ्राइस है, तो कंपेरेबल है, बहुत बड़ा नहीं है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस कैन बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो सुनो, अब लगाओ दोनों फॉर्मूला, और मेरी बात याद रखना, नॉर्मल अलजेब्रा नहीं करना, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराना, पहले ब्रैकेट के अंदर का मल्टीप्लाई कराना, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराना। बात समझ में आई? तो आपको कुछ दिखेगा, क्या दिखेगा सुनो, कि नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज अगर जब आप निकालने चल रहे हो, सुनना, तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 लैम्डा, डी की जगह कौन आ गया, 2 लैम्डा, और अपॉन लैम्डा +1, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 2 जा 4 और 5, यानी कि 5 ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। कितनी? 5 ब्राइट फ्रिंज बनेगी। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस की,
अगर नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस की बात करें तो सुनना, 2 लैम्डा बटे लैम्डा और +1/2 लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, अंदर क्या आ जाएगा 3/2, अंदर क्या आ जाएगा 3/2। बात समझ में आई? सुनो 5/2 यानी 2.5 ना, तो 2 × 2.5 जब ऐसा आए अंदर में तो इसको राउंड ऑफ करना ना, ना ना इसको राउंड ऑफ मत करना, इसका जो छोटा वैल्यू वो लेना। भाई इस 2.5 फ्रिंज बनने का मतलब फ्रिंज कितनी बनी, तो 2 लेना, और 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये मिनिमम फ्रिंजेस बनी। डार्क ब्राइट एक ज्यादा हुई, सेंट्रल ब्राइट आ गई, समझ रहे हो? यानी कि फॉर्मूला अगर नॉर्मल अलजेब्रा कर रहे हैं हम तो हमें सेम दिख रहा है, लेकिन हमें जो फिजिक्स लगानी है वो फिजिक्स अपने अकॉर्डिंग लगानी है कि यहां आपको पहले हम सॉल्व करेंगे फिर राउंड ऑफ लेंगे। एक्चुअली राउंड ऑफ नहीं लेंगे, इसको लोवेस्ट इंटीजर लेंगे, उसका लोअर इंटीजर लेंगे, और लोअर इंटीजर लेने के बाद क्या करेंगे, लोअर इंटीजर करने के बाद फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तब फिर तो 4 मिनिमा आएंगे। कितने आएंगे 4 मिनिमा, और मैक्सिमा कितने आए थे 5, यानी फॉर्मूला सक्सेसफुल। बस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो अपने को जानना था, ठीक है? बोलो भाई समझ आया कैसे इस्तेमाल करेंगे? नोट करो इन सब बातों को, और इसमें पहले वो डाल दो तेल पानी, वो रखिए, इनको उधर रखिए, ले लो। चलो भाई समझ आया, समझ आया? बोलो। अगर मैं इसी चीज को, अब एक क्वेश्चन तुम करो, 3.2 लैम्डा ले लिया मैंने, कितना ले लिया 3.2 लैम्डा ले लिया, ये 3.2 हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो गया। अब मेरे को बताओ नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस एंड नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, बताओ। 3.2 लैम्डा है। नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस कितनी होंगे, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कितनी होंगे? नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज होगी 2d लैम्डा बटे +1, डार्क 7 होगी और वो 6 होगी, ब्राइट 7 होगी, डार्क 6 होगी। तो कितना हो जाएगा ये 32 दूना 64, 6.4 +1 तो कितना हो जाएगा 7.4। अब इसको क्या करेंगे 7, यार 7.4 कौन सी फ्रिंज होती है, टोटल फ्रिंज बनी कितनी 7, तो 7 क्या हो गए मैक्सिमा, तो मिनिमा इससे क्या होगा एक कम, क्योंकि इसमें सेंट्रल मैक्सिमा जुड़ा हुआ होगा। चाहे इससे लगाओ और चाहे फॉर्मूला लगा के अपना चेक कर लो, ठीक है? नंबर ऑफ मिनिमा कितना हो जाएगा, एक कम कर दो 7 - 1 यानी कि 6 मिनिमा बने होंगे, और मर्जी हो तो फॉर्मूला लगाओगे तो भी आएगा, ठीक है ना? फॉर्मूला लगा के देख लो, डी की वैल्यू कितनी है 3.2 लैम्डा बटे लैम्डा +1/2, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 3 में आधा जोड़ोगे, सॉरी 3.2 में 0.5 जोड़ोगे तो 3.7 आ जाएगा, 3.7 से 3 लेना है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो चाहे ऐसे लगा लो, समझ आई बात? कैसे भी लगा लोगे आंसर आएगा। चलो यहां तक की बातें हो गई। चले आज स्कूल में क्यों नहीं है, स्कूल क्यों नहीं है? सब पूरा क्लास एक साथ वेक्टर कर रहा था और सो गया। मेरा तो फिक्स था, मैं नहीं आने वाला था। इसके घर पे ग्रुप स्टडी कर रहे थे, वही ग्रुप में मैं अकेला ही था, मैं तो बोल दिया मैं नहीं आने वाला। मैंने 3D करा दी, 3D करा दी और एक सवाल कराए हैं 3D के। पूरी क्लास में आए थे तो आप एक बच्चे को कराया ना, कल्पना आई थी, उसको कराया, एक एक सवाल कराया, बढ़िया से आराम से बिठा के बगल में टेबल पे दोनों बैठ के आराम से किए हैं,
चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको ऐसे से करेंगे। कोई नहीं आया था, वो तो खुश थी, वो बोल रही थी ऐसे रोज ना आए तो फिर मेरा तो फायदा हो जाए, क्योंकि इतने अच्छे से आप करा दिए आपने। सच में उसको बहुत प्यार से कराया मैंने यार, आई इसी वजह से वो। उसने मेरे से एक ही बात सुबह बोली कि सर आपने बोला था कि मैं 3 पीरियड लेने वाला हूँ, इसीलिए मैं आई। तो मैंने कहा अगर मैंने बोला था तो मैं लूंगा और तुझे कराऊंगा और 3D खत्म करूंगा आज प्रॉपरली। 4 पीरियड नहीं, उसमें भी नहीं आए थे, 11 साइंस में भी, तो दोनों को मर्ज कर दिया। और 11th वालों से बोला तो मैथ्स की प्रैक्टिस करो, और 12th वालों को ही पढ़ाता रहा। तो दूसरा पीरियड पहला पीरियड ले ही रखा था, दूसरा मांग ही रखा था, तीसरा मेरा खुद का था 11th साइंस का, वो मर्ज थी तो 12th को ही पढ़ाया, और चौथा मेरा 12th का ही था तो 12th को ही पढ़ाया। तो आराम से एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से चबा चबा के खाया गया। चलो चल बेटा देख, अब बात करते हैं शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ये कैसी फ्रिंजेस है? इंटरफेरेंस की वजह से बनी है ना। तो शेप्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, हालांकि ये टॉपिक में कोई दम नहीं है कुछ खास, लेकिन बोर्ड को ये बहुत पसंद है। बोर्ड यहां से एक आध सवाल पूछ लेता है, ऐसे ही एमसीक्यू में टाइप में, सीबीएसई में नहीं पूछता कुछ भी यहां से, ठीक है ना। एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेता है, ठीक है ना, बोर्ड में क्या आप यहां से। तो देखो कुछ है नहीं, 3 पॉइंट्स हैं, उन 3 पॉइंट्स को अपने को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है, सुनना ध्यान से। पहला पॉइंट ये है कि अगर सोर्सेस स्लिट हुई, अगर सोर्सेस स्लिट हुई तो स्लिट हुई तो जो तुम्हारा इंटरफेरेंस फ्रिंज बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का पैटर्न बनेगा। ब्राइट मैक्सिमा, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट डार्क, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट, व्हेन सोर्सेज, अब सोर्सेज आपको पता है कोहेरेंट होगा, लाइट ही होगा, ठीक है। सोर्सेज S1 एंड S2 आर स्लिट, देन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर स्ट्रेट या स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसे बनेगी। पहला ये हाँ, पहले ब्राइट, सेंट्रल, फिर डार्क, ठीक है। ये सेंट्रल ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। बात समझ में आ रही? ऐसी कुछ फ्रिंजेस ऑब्जर्व होंगे। दूसरी बात, अगर सोर्सेस तुम्हारे पॉइंट सोर्सेस हो गए, मतलब बल्ब लगा दो तुम दो, वो गोले कर दो, गोले मतलब होल कर दो, होल, छेद छेद। अगर होल हो गए यानी कि पॉइंट सोर्सेज हो गए, तो पॉइंट सोर्सेज में जो तो फ्रिंजेस बनेंगे वो हाइपरबोलिक शेप लेंगे। मतलब अब ये बात लिखो, व्हेन सोर्सेज S1 एंड S2 आर पॉइंट सोर्स, अगर ये पॉइंट सोर्स होंगे तो फ्रिंजेस टेक द हाइपरबोलिक शेप। फ्रिंजेस क्या करेंगी? फ्रिंजेस टेक्स हाइपरबोलिक शेप, फ्रिंजेस हाइपरबोलिक शेप ले लेंगी। कहने का मतलब यह है कि फ्रिंजेस कुछ इस स्टाइल में आ जाएंगे, ऐसे। सुनना, पहली सेंट्रल ब्राइट बनेगी जो भी बननी होगी, ठीक है ना, पहली तो बनेगी। पहली के बाद जब दूसरी डार्क बनने लगेगी ना, तो स्ट्रेट ना बन करके, सुनो, ये पहली ब्राइट बन गई, पहली ब्राइट बन गई, और दूसरी डार्क कुछ ऐसे बन जाएगी, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इसको ऐसा लग रहा है पोलियो हो गया था, ऐसा नहीं लग रहा है? पोलियो वाली टांगे, हाँ नकली वाली टांगे ना। अब देखो, जू जा, इस, अरे फिजिक्स से बाहर निकलना पड़ता है देखने के लिए, फिजिक्स से बाहर निकलो तो दिखेंगे।
ये सही है। चलो कुछ ऐसी फ्रिंजेस बनेंगे जो हाइपरबोलिक शेप लेती हुई चले जाएंगे, ठीक है ना। सेंट्रल ब्राइट बनी होगी, उसके बाद डार्क, उसके बाद भाई व्हाइट। अब देखो ब्राइट और डार्क दोनों क्या कर रही हैं, दोनों हाइपरबोलिक शेप ले रही है ना, ऐसी शेप लेती जा रही है, ठीक है ना। तो हाइपरबोलिक शेप लेंगी अगर कब पॉइंट सोर्स होगा। तो आप भी जानते हो इतनी कैलकुलेशन वाली फिजिक्स से आपको क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ज्यादा से ज्यादा शेप पे कुछ पूछ सकता है, नहीं तो कुछ नहीं पूछ सकता आपसे। अगर बोर्ड की बात करें और जेई वगैरह की बात करें तो वो तो फिलहाल कहाँ का कनेक्शन कहाँ लगा देगा कोई भरोसा नहीं, वो भी मेंस में नहीं एडवांस में पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो अरे मेंस पता है यार नॉर्मल कॉलेज के लिए होता है, तुम्हारा एनआईटी का और आईआईटी तो फिर से एडवांस कराती है अपना, वो तो नॉर्मल कॉलेज जैसे तुम्हारे ये बोले सूर्या इंजीनियरिंग कॉलेज, पशुपति इंजीनियरिंग कॉलेज, लखापति इंजीनियरिंग कॉलेज, हरदोई इंजीनियरिंग कॉलेज, फरुखाबादी इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक ना, भुजौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, गांधी धमिया इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जेईई मेंस है। चलो तीसरा, when sources of light is horizontal then fringes obtained in circular, सुनना ये समझने वाला पॉइंट है। when sources of light when sources, अरे भाई सुनना, when sources S1 and S2 are placed horizontal, अगर हम इनको हॉरिजेंटल प्लेस कर दें तो जो फ्रिंजेस होंगी वो सर्कुलर बनेंगी, ठीक है ना। देन फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड सर्कुलर, देन ऑब्टेन्ड फ्रिंजेस आर सर्कुलर। अब सुनो सुनो सुनो, अब यहाँ पे बहुत बढ़िया समझने वाली कहानी है, सुनना, समझना क्या है यहाँ पे, ये चीज ध्यान से देखना कि अपने को क्या समझना है। सुनो ये समझना है कि यहाँ पे क्या यार, चलो ये मैंने वो ले ली है, क्या बोलते हैं, स्क्रीन, यस इसको स्क्रीन बोलो, ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, मान लो मेरा एक सोर्स S1 यहां पे है और दूसरा सोर्स S2 यहां पे है। अब पहले सुनो सुनो, अब दोनों जगह से देखो, जब दोनों लाइटें ऐसी थी तो लाइट निकलती थी, निकल के सीधा सेंटर में घुसती थी, सेंटर मैक्सिमा क्रिएट करती थी, सेंटर मैक्सिमा बना देती थी। अब सुनो क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स जीरो, दोनों के पाथ सेम। अब सोर्स से पहले ही पाथ डिफरेंस लेके बैठे हैं, तो एक चीज तो नहीं हो सकता यहां जीवन भर, नहीं सेंटर मैक्सिमा बनेगा ऐसा नहीं है, जीवन भर क्या नहीं हो सकता कि पाथ डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता अगर आपने कुछ उंगली नहीं की तो। अब उंगली कैसे करनी है, ग्लास स्लैब लाओ, इस वाले के रास्ते में रख दो, साला अपने आप ही लाइट धीरे हो जाएगी, बराबर पहुंचेंगे फिर साथ में, ठीक है। तो अगर आपने उंगली कुछ नहीं की तो अब सेंट्रल मैक्सिमा पे पाथ डिफरेंस सीधा सीधा जीरो तो नहीं होने वाला, यानी कि अब जो ब्राइट बनेगी वो बनेगी दूसरे पाथ डिफरेंसेस पे। दूसरे पाथ डिफरेंसेस कौन थे, जीरो, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा थी ना, यानी कि अब इस पे डिपेंड करेगा। तो जीरो वाला तो खत्म कहानी, तो यानी कि अब सेंट्रल पे क्या बनने वाला है, ये डिपेंड करेगा कि इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, यानी कि यार इस स्लिट S1 और S2 के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इस पे डिपेंड कर रही है। अब मान लो इनके बीच की डिस्टेंस लैम्डा है, तो पहली जो वो बनेगी फ्रिंज, वो कैसी होगी, व्हाइट होगी, क्योंकि लैम्डा डेल्टा एक्स कितना है, व्हाइट के लिए डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स बराबर जीरो होता है, लैम्डा होता है, 2 लैम्डा होता है, 3 लैम्डा होता है, ऐसे एंड सो ऑन। तो अगर लैम्डा है तो पहली यहां से जो लाइटें निकलेंगी वो यहां मिलेंगी, वो पहली बना देंगी व्हाइट, पहली बनाएंगी व्हाइट, उसके बाद बना देंगी डार्क, समझ रहे हो, ये डार्क हो गई। फिर उसके बाद समझ रहा है भाई, क्लियर है ना। और ऐसी फ्रिंजेस हमें सर्कुलर फ्रिंजेस दिखेंगी, लेकिन अगर यही चीज हमारी लैम्डा ना हो करके लैम्डा बाई 2 हो जाता तो बीच में डार्क आ जाता, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चालू हो जाता, पाथ डिफरेंस कितना हो जाता,
2n-1 λ/2 का को फॉलो करने लगता। समझ रहे हो? यानी कि अब सेंट्रल फ्रिंज जो है, जो सेंट्रल फ्रिंज है वो डार्क होगी कि वो व्हाइट होगी, ये डिपेंड करता है S1 S2 के बीच के सेपरेशन पे। बात समझ में? तो सेंट्रल, यहां पे बात चाहे तो लिख लो कि सेंट्रल फ्रिंज कलर, सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होगा या फिर डार्क होगा, डिपेंड्स अपॉन सेपरेशन बिटवीन S1 एंड S2। बोलो भाई ये समझ में आया? सेपरेशन बिटवीन S1 एंड S2। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, यहां तक बढ़िया ना? राहुल की माँ बहुत परेशान थी तो राहुल पढ़ता लिखता नहीं था, है ना? चलो भाई, हाँ और क्या क्या थे? ये तो थोड़ा वो टाइप चैप्टर नहीं हो सेकंड में बात के पास साइंस वाले ने आज बात इसलिए अच्छे कि उसकी सहायता कर देंगे, उसको रोजगार देंगे। रोजगार ही देगा बात। क्या हुआ? फिर से बोल, क्यों एब्सेंट है? रोजगार देने क्या राहुल को? अरे राहुल की फैमिली बेरोजगारी में बात के पास आए, इसलिए आज बात एब्सेंट रोजगार दे रहा है। चलो सुनो, अब हम लोग टॉपिक कवर करने चल रहे हैं, पाथ डिफरेंस क्रिएटेड बाय ग्लास स्लैब। YDSC का अंतिम पड़ाव, इसके बाद मिलेगा आपको 7 करोड़। इसके बाद डिफ्रैक्शन चालू। पाथ डिफरेंस क्रिएटेड बाय ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब अगर हम कहीं डाल देंगे तो पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ये बात तो तुमको पता है। मान लो मेरे पास दो सोर्सेस थे, ये था S1 और ये था बेटा S2। एक बार समझो, YDSC बाद में करेंगे, पहले समझ लो कंसेप्ट क्या लगना है। वहां पे S1 से मेरी लाइट निकली और S2 से भी लाइट निकली, यहां पे स्क्रीन डाल दी, यहां पे स्क्रीन ले ली मैंने, ठीक है। अब दोनों लाइटें आएंगी और यहां पे मिल जाएंगी। स्क्रीन छोटी हो गई कि लाइट बड़ी हो गई? S1, चलो ठीक है ना। तो दोनों लाइटें आएंगी और यहां पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव जो करना होगा स्क्रीन पे करेंगे। तो मुझे पता है कि दोनों लाइटें आएंगी तो सेम पाथ ट्रेवल करते हुए स्क्रीन तक पहुंचेंगी। अगर ये पाथ x है तो ये भी पाथ x होगा। अब हमको क्या करना है? पाथ डिफरेंस क्रिएट करवाना है ग्लास स्लैब का यूज करते। तो हम क्या करेंगे? किसी एक के रास्ते में अड़चन लगा देंगे, स्पीड ब्रेकर लगा देंगे, किसी एक के रास्ते में ग्लास स्लैब रख देंगे, बोलेंगे तू ग्लास स्लैब से जा। बेचारा वो ग्लास स्लैब से जाएगा तो देर में पहुंचेगा। तो मैं ये बोलूं कि वो ग्लास स्लैब से आया, पर आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको ऐसा सोचना है कि आप हो ऑब्जर्वर, स्क्रीन देख रहे हो, आपको नहीं पता है कि आपने ग्लास स्लैब लगाई है। आपने लगा दी लेकिन आपको नहीं पता है कि आपने ग्लास स्लैब लगाई है। आप ऑब्जर्वर हो। आप जब वहां देखोगे तो आपको क्या समझना है वो यही समझ लो, ठीक है? आपको यह समझना है कि ये, चलो इसके रास्ते में मैंने ग्लास स्लैब लगा दी, इसके रास्ते में क्या लगाया? ग्लास स्लैब लगाया। बोलो बात समझे? ये ग्लास स्लैब हो गया। अब आप जब यहां पे आओगे तो आपने दोनों रेस, इस रेस से पूछा क्यों लेट हुए हो? ये रेस आपसे कहेगी कि हम ज्यादा रास्ता कवर करके आए। ये रेस ये नहीं बताएगी कि हम ग्लास स्लैब से होके आए। बात समझे? न्यूमेरिकल ऐसे इस सेंस से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे हमारे। ये आपसे बोलेगी कि हम ज्यादा रास्ता कवर करके आए हैं, जबकि उसको पता है कि हम ग्लास स्लैब से आए। वो बात तो आपसे नहीं छिपा रही है, बताएगी नहीं। क्यों छिपा रही है वो रे जाने, हमें नहीं पता। और आप भी जानते हो कि ये रे झूठ बोल रही है, ग्लास स्लैब से होके आई इसलिए लेट पहुंची है, लेकिन ये बता रही है कि पाथ डिफरेंस उसने ज्यादा रास्ता चला, यानी कि उसने रास्ता ज्यादा कवर किया, यदि पाथ डिफरेंस हो गया। तो मैं यूं बोलूं,
यूं बोलो कि ये रेज ये इसके अंदर जाने की वजह, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अंदर जा रही है ना, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को लगाना थोड़ा, उस कॉन्सेप्ट को लगाओगे ना कि अंदर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तो स्पीड ऑफ लाइट कम हुई, फिर से डेंसर से रेयर में आ गई, फिर से उतनी स्पीड हो गई, थोड़ा मतलब एक क्रिटिकल है, ठीक है ना। तो हम लोग, हाँ हो वही रहा है, अंदर का फिनोमेना जो मैकेनिज्म चल रही वो वही चल रही है कि लाइट अंदर प्रिज्म के घुसी, प्रिज्म कहां से आ गया भाई, ग्लास स्लैब के अंदर लाइट घुसी, जैसे ग्लास स्लैब के अंदर लाइट घुसेगी लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि आपके एयर के कंपैरिजन में ये जो लाइट है वो ग्लास स्लैब की वो क्या हो जाएगी, डेंसर हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगी, ये वाला आगे रेज निकल जाएगी और ये वाली पीछे रह जाएगी, ठीक है। फिर ये वाली रेज यहां बाद में पहुंचेगी, क्यों बाद में पहुंचेगी, अब हम बोलेंगे कि दोनों में पाथ का डिफरेंस आ गया। अब ये बोले कि हमें पाथ ज्यादा कवर करना पड़ा और चल रहे हम सेम स्पीड से चल रहे थे ना, ये बता रही है कि रास्ते में ग्लास स्लैब आया ना, तुम कह रहे हो कि रास्ते में ग्लास स्लैब आया, रास्ता ज्यादा कवर किया, ठीक है ना, समझ आई बात, क्लियर है। अब यार इसको क्या पता, जो यहां ऑब्जर्वर उसको क्या पता कि इसके रास्ते में ब्रेकर था, इसके रास्ते में ब्रेकर नहीं, कितने ब्रेकर, वो तो ये नहीं जानता ना, वो तो ये जानता है कि दोनों को सेम स्पीड से हम शुरू में छोड़े थे और आखिरी में आते हुए भी सेम स्पीड से दिखे, तो कारण क्या होगा कि उसको रास्ता ज्यादा चलना पड़ा होगा। आप ग्लास स्लैब की बात नहीं करोगे, बोलो क्लियर हुई बातें। अच्छा, अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा ऐसा समझो, ऐसा समझो, मान लो ये वाली लाइट एयर में जा रही है, कहां जा रही है, एयर में जा रही है, और आप एक कोई पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, बोलो मानते हो, मानते हो ना। अच्छा, और दूसरा पॉइंट लिया ए और यहां पे तुमने डाल दिया ग्लास स्लैब, और ये पॉइंट हो गया बी डैश, ये पॉइंट हो गया बी डैश, इतनी बात समझ में आई। अब सुनना, मान लो इसकी थिकनेस तुमने टी मान ली, ग्लास स्लैब की थिकनेस, ये ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस तुमने कितनी मान ली, मान लो टी मान ली। अब अगर ग्लास स्लैब की थिकनेस टी हो गई तो मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताओ, मान लो यहां पे मैं डॉटेड लाइन में कर रहा हूं, उतनी ही थिकनेस का यहां क्या है, सिर्फ समझने के लिए, उतनी थिकनेस का यहां पे एयर है एक्चुअल में, ठीक है ना, उतनी ही थिकनेस का यहां पे एयर है। अच्छा, अब मेरे को बताओ, जब दोनों लाइटें यहां आई, साथ में पहुंची ए पॉइंट पे, ए पॉइंट के बाद क्या होगा, जब ये बी पॉइंट से निकल रही होगी तो उस टाइम पे एयर वाली कुछ आगे पहुंच चुकी होगी, क्योंकि ये ग्लास स्लैब पे घुसने के बाद ग्लास स्लैब में इसकी स्पीड कम हो गई होगी, मानते हो, ग्लास स्लैब में इसकी स्पीड कम हो गई होगी। तो मैं अगर ये बोलूं तो ये आगे निकल गई, मान लो ये यहां तक निकल गई बी तक, तो ये इतना जो चला गया यही तो मेरा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स होगा, ये इतना आगे निकल गई, वही पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं ये बात कि जो पाथ डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स बराबर ए बी माइनस ए बी डैश है, तो क्या गड़बड़ है इसमें कुछ, ए बी माइनस ए बी डैश है, समझ आई बात। अब सुनो, अगर मैं सुनना ध्यान से, अगर इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोल दूं और इस ग्लास की थिकनेस तो तुमने टी ही बोल दिया, और इस ग्लास के अंदर में स्पीड में वी बोल दूं इस वेव की या लाइट की, ग्लास के अंदर में म्यू क्या है, म्यू मैंने ले लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, मटेरियल जो भी है, वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड द ग्लास, ग्लास के अंदर में कितनी स्पीड है वो वी हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ए से लेके और बी डैश तक मैं निकालूं कि कितना टाइम लगा होगा, मैं निकालना चाह रहा हूं टाइम टेकन, इधर निकालूं, टाइम टेकन बाय द लाइट वेव टू रीच फ्रॉम ए डैश टू बी डैश, मतलब इससे, तो मान लो डेल्टा टी टाइम लगा, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, टी,
डिस्टेंस कितनी कवर की, T तो thickness टी। है। तो वही वही डिस्टेंस तो कवर करेगी लाइट जो उसकी थिकनेस होगी। अरे इतना मोटा ग्लास स्लैब लगाया, थिकनेस टी है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी लाइट, टी। समझे, क्लियर है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है, v। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना हो जाएगा, v। अच्छा, इसको अगर हम म्यू और सी, चूंकि म्यू और सी हमारा स्टैंडर्ड केस है, म्यू सी में कवर करना चाहें, और यहां पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी, c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमने c बोल दिया है। तो भाई साहब अपने को पता है कि म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है c बाई v, यानी कि अगर हम v को रिप्लेस करना चाहें तो हम लिख सकते हैं v बराबर c बाई म्यू। तो हम यहां पे v की जगह पे क्या रख दे रहे हैं, c बाई म्यू, तो c नीचे म्यू ऊपर, कोई दिक्कत। अब इतने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचे, अब हम देखेंगे कि इतने ही टाइम में ये कहां तक पहुंचेगी। समझे मैं क्या बोल रहा हूं भाई, इतना टाइम लगा, सेकंड सेकंड जो भी आया हो, इतना टाइम लगा, इतने टाइम में ए डैश से बी डैश पहुंची है लाइट। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि उतने ही टाइम में ए से कहां तक पहुंचेगी, मतलब कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी एयर में जब चल रही होगी लाइट। तो टाइम अपने को पता पड़ गया कितने टाइम के लिए स्विच ऑन करना है, मतलब यहां से रेस स्टार्ट होगी ए से, भागो। अब इसको हमने ग्लास में घुसेड़ दिया, उसको हमने एयर में घुसेड़ दिया और बोला भागो, भागेंगे तो कहां होगा, ये भाई नहीं भाग पाएगा, ये आगे निकल जाएगा, पर टाइम तो उतना ही लिया ना, फिर स्टॉप वॉच क्लोज किया। अब डिस्टेंस कवर करेंगे दोनों की कितनी हुई, क्लियर है। तो यहां से हमने टाइम निकाला और इस टाइम को वहां यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कवर बाय द वेव इन एयर, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम। अब दिस का मतलब ये वाला, ठीक है, इस टाइम में कितनी वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो मान लो उसको हम बोल दिए ए बी, मान लो ए बी करा है, तो ए बी क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है सी, और इनटू टाइम कितना लगेगा, म्यू टी बाई सी। तो सी से सी क्या बचेगा, तो भाई ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां, बोलो मानते हो, और ये डिस्टेंस कितनी है टी, यानी म्यू टाइम डिस्टेंस बढ़ गई। तुम जितना जहरीला रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स रखोगे, यानी जितना डेंसर, उतना टाइम्स वो उसका वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये स्लो हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। अच्छा, तो मैं अगर बोलूं कि पाथ डिफरेंस कितना हुआ, पाथ डिफरेंस अगर मैं बोलूं कितना हुआ, तो भाई डेल्टा एक्स बराबर क्या हुआ, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, ए बी माइनस ए बी डैश, ए बी माइनस ए बी डैश। यानी कि मैं अगर बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि म्यू टी माइनस टी, और अगर मैं टी कॉमन ले लूं तो मैं बोल सकता हूं म्यू माइनस वन। बोलो भाई क्लियर हुआ, नहीं आया, क्या हुआ तुझे। तो डेल्टा एक्स बराबर म्यू माइनस वन इंटू टी, भैया ये पाथ डिफरेंस आ गया। और ये पाथ डिफरेंस किसने क्रिएट करवा दिया, ग्लास की स्लैब डालने से क्रिएट हो गया। बात समझ में आई, ग्लास की क्या हुआ, ग्लास की स्लैब डालने से पाथ क्रिएट हो गई। बोलो भाई क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं आया, बोलो। चलो तो नोट करो। अच्छा, इसको अगर तुम नाम देना चाहो तो दे दो, नहीं तो छोड़ दो, अभी समझ में आ गया ना, ठीक, नोट करो। अरे भाई नोट कर फटाफट, आगे चलें फिर। अरे लिख और लिख, फिर से यही लिख, दो बार लिख। तो देख के मत लिखना, वहां से देख के लिख। सही में लिखने लग जाएगी। चलो रे भाई, चलो रे डोली कहाँ, अरे बस कर भाई, तू अकेले था कल, बहुत सही था।
शांति से बैठा तो था, पता नहीं नींद में था कि क्या था, पर शांति से था। हाँ नींद में था, नींद में था, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। और थोड़ा बहुत जो कमी थी वो बड़ा पाव ने पूरा कर दी। हाँ ये बड़ा पाव खुश हो गया। चलो अब अच्छा देखना ध्यान से। अब हम क्या करने चल रहे हैं, इसकी YDSC करने चल रहे हैं। हमने तो कंसेप्ट पढ़ लिया, अब हम इसकी क्या करने चल रहे हैं, YDSC। हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा कि जिस रे के सामने तुम ग्लास प्रिज्म, यार ये प्रिज्म क्या, जिस रे के सामने तुम ग्लास स्लैब रख दोगे वो उस रे को एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलनी पड़ेगी कितनी, म्यू -1 इंटू टी, where t is the thickness of the glass, mu is the refracting index of the glass, 1 is the natural number। ठीक है, आधे घंटे यही सोच रही हूँ। वो नहीं क्या आ गया, अब ये नया बखेड़ा कहां से आ गया, ये कब से डिफाइन होने लग गया। चल देख, काम रे मिला रे मन का। चलो ये सोर्स S1, ये सोर्स S2। अब सुनो, ये मेरी स्क्रीन, अरे देखो ये मेरी स्क्रीन, ये मेरी स्क्रीन, अच्छा ये है स्लिट S1 और S2। अब सुनना, ये इसका मिड पॉइंट हुआ, ठीक है, ये D/2, ये D/2, ये सब जानते हो। यहां से एक रेज निकलेगी, यहां मिलेगी, यहां से निकलेगी, यहां मिलेगी, बोलो मानते हो। अब सुनो, जब ये रेज यहां मिलेगी तो ये P पॉइंट हुआ, यही था ना P पॉइंट, और ये सेंट्रल मैक्सिमा कहा जाता था। लेकिन अब रेज यहां नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि तुम ग्लास स्लैब डालोगे। तो चलो अपन ने इसमें ग्लास स्लैब, यहां पे ब्राइटनेस क्यों, सेंट्रल ब्राइट क्यों हो रहा था, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 हो रहा था। अब सेंट्रल ब्राइट कहां होगा, जहां पाथ डिफरेंस 0 होगा। सेंट्रल ब्राइट तो वही होगा जहां पाथ डिफरेंस 0 होगा। अब लेकिन यहां पाथ डिफरेंस 0 नहीं होगा। तुम अगर इसमें ग्लास स्लैब रख दोगे, चलो रख दिया, तुमने इसमें ग्लास स्लैब रख दिया, मान लो इसकी थिकनेस T है और इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू है, म्यू, इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू है और इसकी थिकनेस T है। तुमने एक ग्लास स्लैब इसके अंदर डाला। अब क्या P पॉइंट पे ब्राइटनेस सेंट्रल ब्राइट बनेगा, आंसर है नहीं बनेगा। P पॉइंट पे सेंट्रल ब्राइट नहीं बनेगा, तो किधर बनेगा, इधर ये शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा। चलो सोचते हैं, मिलके सोचते हैं। चलो और देखो, अगर इसको नीचे शिफ्ट करेंगे, एक्चुअल में हुआ क्या, ये पाथ ज्यादा ट्रेवल कर रही है, तो तुम जैसे जैसे नीचे लेके आओगे इसकी पाथ तो और बढ़ती जाएगी, तो और ज्यादा पाथ डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। अपने को तो पाथ डिफरेंस 0 कराना है, यानी कि इसकी पाथ को बढ़ाना है, इसकी पाथ को कम करना है। तो इसकी पाथ को इधर करेंगे तो कम होगा, इसकी पाथ इधर करेंगे तो, अब ये कौन से नियम से है, ये न्यूटन का कोई नियम नहीं है, ये है नियम नंबर 3, न्यूटन का 4th लॉ, न्यूटन का फोर्थ लॉ, जे थॉमसन। न्यूटन का 4th लॉ, कि यहां पे आपका कॉमन सेंस यूज काम आएगा, ठीक है ना, सब कुछ वो लिख के नहीं देंगे नियम में। तो भाई यहां पे, यहां सेंट्रल ब्राइट कहीं यहां शिफ्ट हो जाएगी कि नहीं, माने कि नहीं माने, सेंट्रल ब्राइट यहां नहीं, अब यहां पे सेंट्रल ब्राइट नहीं बनेगी। दिस इज नॉट, नाउ द सेंट्रल ब्राइट इज नॉट एट द पॉइंट P। अब सेंट्रल ब्राइट P पे नहीं बनेगी। मान लो इसको रे 1 मान देते हैं थोड़ी देर के लिए, रे 1, और इसको रे 2 मान लेते हैं। तो ड्यू टू द ग्लास स्लैब, रे 1 हैज टू कवर द मोर डिस्टेंस बाई, अब सुन बेटा सुन, ड्यू टू द आखिरी चीज है भाई YDSC की, बहुत ध्यान समझ लो। ड्यू टू द ग्लास स्लैब, रे 1 हैज टू कवर एक्स्ट्रा डिस्टेंस बाई म्यू -1 इंटू टी। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसको चलनी पड़ेगी, बात तो ये बात मेरी मान गए, ठीक है ना। तो देयरफॉर देयर इज अ पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P इज नॉट 0। देयरफॉर पाथ डिफरेंस डेल्टा x
इज नॉट इक्वल टू 0 एट पॉइंट P। अब P पे ये 0 नहीं है, तो इसका सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनता था, जहां पाथ डिफरेंस 0 होता था, तो इसका मतलब कि यहां पे अब सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा नहीं। सो देयरफॉर सेंट्रल मैक्सिमा विल नॉट फॉर्म एट द पॉइंट P। सेंट्रल मैक्सिमा इज नॉट formed at point P. It is shifted to P dash. चलो इधर, it is shifted to P dash, और P dash उधर होगा जिधर ग्लास स्लैब लगाओगे। P dash उधर होगा जिधर ग्लास स्लैब लगाओगे, ठीक है ना। या कैसे, या P dash उधर नहीं होगा जिधर ग्लास स्लैब नहीं होगा, कैसे अपने हिसाब से समझ लो उसको, जिधर होगा उधर P डैश होगा। अपना लॉजिक लगा लेना। तो डायरेक्शन ऑफ द P डैश एज पर द न्यूटन फोर्थ लॉ, ठीक। तो क्या होगा, P डैश इज शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन वेयर ग्लास स्लैब इज, where in which direction, that direction where the glass slab is, where the glass slab is present। चलो उस डायरेक्शन में होगा जिधर ग्लास स्लैब क्या होगी, प्रेजेंट। नहीं तो दोनों तरफ ग्लास स्लैब लगा दे तो कैंसिल हो जाएगी ना शिफ्टिंग यार। तो ये बोल सकते हो कि जिधर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ज्यादा होगा, जिधर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ज्यादा। अरे यहाँ भी ग्लास स्लैब लगाया है मैंने, पर यहाँ पे ग्लास स्लैब जो लगाया उसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1 है। ये आपने एयर लगाया, तो एयर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कितना होता है, 1। तो यहाँ पे लगा है ना, तो ग्लास थोड़ी हुआ। हाँ। तो पर मतलब ऐसे समझो कि उधर ये शिफ्ट हो जाएगी जिधर रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है ना। या उधर ग्लास स्लैब जिधर ज्यादा होगा, दोनों तरफ ग्लास स्लैब लगा दोगे तो जिधर पे ज्यादा डेंस वाला ग्लास होगा, ठीक है ना। चलो आओ ध्यान से आओ। अब अपने को करना है, मान लो ये P डैश पे पॉइंट शिफ्ट हो गया। आप सुनना बहुत ध्यान से, ये शिफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा P से शिफ्ट हो गया, कहां चला गया, P डैश। शिफ्टेड सेंट्रल मैक्सिमा, शिफ्टेड सेंट्रल मैक्सिमा। अब सुनो, तो ये आएगी ऐसे, और ये आएगी ऐसे, और इसके रास्ते में हमने क्या डाल रखा है, ग्लास स्लैब। बात समझ रहे हो मेरी। इस ग्लास साइज का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू है, इस ग्लास की थिकनेस कितनी है बेटा, T है। इसको रे 1 बोला गया था, इसको रे 2 बोला गया था। बात समझ में आई नहीं आई, आई। अब सुनो यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। अब यहां पे अपना पाथ डिफरेंस जो होता था वो ये होता था डी साइन थीटा। ये डेल्टा एक्स क्या होता था, डी साइन थीटा, ठीक है ना। क्लियर है। तो द पाथ डिफरेंस, बस पहुंच लिए तुम, पकड़ लिया सब कुछ। पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P डैश डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं, एक इक्वेशन तो मुझे यही मिल गई कि डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा। और दूसरा पाथ डिफरेंस ड्यू टू द ग्लास स्लैब इज दिस। और दोनों पाथ डिफरेंस अगर बराबर हो जाएंगे, सुनो, इसको इतना ज्यादा चलना पड़ रहा था, रे 1 को इतना ज्यादा चलना पड़ रहा था, रे 2 में उतना ही, उसको भी उतना ज्यादा चलवाने के लिए उतना ही पाथ यहां एक्स्ट्रा दे दें, और दोनों को बराबर कर दे, पाथ डिफरेंस। बात समझ पा रहे हो। तो पाथ डिफरेंस ये 0 नहीं होगा भाई अभी, ठीक है ना, ना ठीक है। द पाथ डिफरेंस ड्यू टू ग्लास स्लैब, ठीक है ना, ग्लास स्लैब की वजह से, ठीक है ना, ड्यू टू द ग्लास स्लैब, ड्यू टू द ग्लास स्लैब
इन विच ध्यान सुनना, रे 1 हैज टू कवर द एक्स्ट्रा डिस्टेंस। हैज टू कवर द एक्स्ट्रा डिस्टेंस, रे 1 को क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। और यहां पे क्या हुआ था, पाथ डिफरेंस ड्यू टू द रे 2 हैज टू कवर द एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ठीक है ना। यहां पे क्या होता, रे 2 को एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलनी पड़ रही थी, अपने हिसाब से नोट्स में डाल देना, रे 2 हैज टू कवर एक्स्ट्रा डिस्टेंस। समझ में आ गई बातें। अब ये दोनों एक्स्ट्रा डिस्टेंस अगर बराबर हो जाए तो वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा फिर। हाँ क्या देखो, इसमें इसकी ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रहा था, इसी वजह से पाथ डिफरेंस आया था। अब इसको उधर क्यों मोड़ते जा रहे हो कि रे जो दूसरी वाली है 2 वाली भी उतनी एक्स्ट्रा डेल्टा एक्स आ जाए, तो दोनों के डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा, फिर से पाथ डिफरेंस बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो फॉर मैक्सिमा ना, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, 0। और वो 0 तब होगा जब ये और ये क्या हो जाएंगे, पार्ट डिफरेंस इज कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी। बात समझ रहे हो। तो ये और ये क्या बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इसको डेल्टा एक्स डैश बोल दो, ऐसी कोई दिक्कत है, और इसको डेल्टा एक्स, तो मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एक्स डैश, ठीक है। यहां से डेल्टा एक्स कितना है मेरा, डी साइन थीटा, और डेल्टा एक्स डैश कितना है, म्यू माइनस 1 इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, हम यहां से निकाल सकते हैं कि हमें कितना, ठीक है ना। चलो तो सुनो, यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी, और बाई डी, ठीक है ना, बाई डी। अब चूंकि वो वाली कंडीशन कि अगर थीटा बहुत छोटा हुआ तो tan साइन थीटा इज इक्वल टू द tan थीटा, तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू द tan थीटा। तो यहां से देखो ध्यान से, तो फिर tan थीटा बराबर आ जाएगा म्यू माइनस 1 बटे टी बाई डी। और सुनना, tan थीटा होता है y बाई टी, ये है कैपिटल डी, और ये जो शिफ्टिंग हो गई मान लिया ये है y, तो y बाई डी बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी, और डी को उधर भेज दो तो y बराबर म्यू माइनस 1 इंटू डी टी बटे डी। ये वो डिस्टेंस है जिससे इतनी दूर जाके अब सेंट्रल मैक्सिमा हमारी शिफ्ट हो चुकी होगी, ठीक है। तो शिफ्टिंग डिस्टेंस है ये, सेंट्रल मैक्सिमा की शिफ्टिंग डिस्टेंस है। समझ आया नहीं आया, इट इज द शिफ्टिंग डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब सुनो, देखो पूरे कहानी में हुआ क्या है, एक बार पूरा फटाफट सुनो। दो रेस थी, दोनों रेस हमारी एक जगह पे मिल रही थी, तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म हो रहा था। लेकिन हमने क्या किया, एक रेस के रास्ते में ग्लास स्लैब डाल दिया, तो एक्स्ट्रा पाथ कवर करने लगा। एक्स्ट्रा पाथ कितना कवर करने लगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी एक्स्ट्रा पाथ चलने लगा। अब इस एक्स्ट्रा पाथ चलने की वजह से अब सेंट्रल मैक्सिमा जहां बन रहा था वहां नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू अभी 0 नहीं होगी। डेल्टा एक्स की वैल्यू को 0 करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी रेस को उतना ही डेल्टा एक्स से बेंड करना पड़ेगा। हमने दूसरी रेस को उतना ही बेंड करने के लिए सेंट्रल मैक्सिमा को ऊपर की तरफ शिफ्ट करा दिया। ऊपर की तरफ शिफ्ट कराया तो जो यहाँ पे डेल्टा एक्स बन रहा है, जो इसका डेल्टा एक्स बना था, यानी जो इसने एक्स्ट्रा पाथ चली थी, जो एक्स्ट्रा पाथ हुआ, दोनों को बराबर होना पड़ेगा। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा। हमने क्या किया, दोनों पार्ट डिफरेंस को बराबर कर दिया। ये वाला डी साइन थीटा, ये हो जाएगा इतना। यहां से हमने कहानी की, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो tan थीटा के बराबर होगा, tan थीटा बराबर y बाई डी। y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमें ये बता देगा कि कितना ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ। समझ आई बात। अब नोट कर लो, हो गया साक्षी, कितना बाकी है।
ये जल्दी करो। चलो भाई, अरे भाई हमने बस हाँ भाई, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो मेरी सेंट्रल मैक्सिमा है वो म्यू माइनस 1 टी बाई डी इंटू डी से शिफ्ट हो गई। सुनो, द सेंट्रल मैक्सिमा is shifted by म्यू माइनस 1 इंटू डी टी बटे डी, इसी से शिफ्ट हुई है ना, शिफ्टेड बाई दिस इन द, नहीं समझे, शिफ्टेड बाई दिस, और इससे किधर को शिफ्ट हुई है, वो उधर शिफ्ट हुई है जिधर की डायरेक्शन में क्या लगा हुआ है, ग्लास स्लैब, ठीक है ना, शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्लास स्लैब। अगर दोनों साइड ग्लास स्लैब लगा देना तो फिर जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, या ऐसे बोल दो जिधर, मतलब समझ गए ना, छोड़ो। दूसरी बात, अगर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है तो सारी फ्रिंजेस भी शिफ्ट हुई होंगी भाई। अब पहले ब्राइट यहां बनती थी, तो अब ब्राइट कहीं आगे बनेगी, पहली ब्राइट अब तो ऑल, यानी कि ईच ब्राइट फ्रिंज एंड ईच डार्क फ्रिंज आल्सो शिफ्टेड, ठीक है ना। चलो, EACH, ईच bright and each dark fringe also shifted, और कितना वो शिफ्ट होंगे, इतनी डिस्टेंस भाई। पहले यहां पहुंचे तो इसको तुम धक्का मारोगे तो ये जितना आगे जाएगा सेंट्रल ब्राइट, वो भी तो उतना आगे निकल जाएगा, पहली ब्राइट फ्रिंज, तो वो भी उतनी ही आगे निकल गई। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया। अच्छा, शिफ्टेड बाय सेम डिस्टेंस, बाय फ्रिंज विद इतनी डिस्टेंस, जो सेंट्रल ब्राइट यहां आया तो जो यहां बन रहा होगा वो यहां चला जाएगा, इतना डिस्टेंस आगे निकल जाएगा, ठीक है। म्यू माइनस 1 टी डी इंटू टी बाई डी, वो भी इतना शिफ्ट हुआ होगा। तो अगर मैं बोलूं कि जो पहली ब्राइट फ्रिंज हुई होगी वो कितनी शिफ्ट हुई होगी, तो पहली ब्राइट फ्रिंज कितनी दूर बनती थी, तो शिफ्टिंग इन द फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट ना, सेंट्रल मैक्सिमा से तो बार बार उतना ही होगा ना, सेंट्रल मैक्सिमा से तो y1 भी उतना ही होगा, क्योंकि अब सेंट्रल मैक्सिमा ही, पहले जो सेंट्रल मैक्सिमा था वहां से कितनी शिफ्टिंग हो गई, समझ रहे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। अरे यहां से तो बार बार वो उतना ही आएगा, जो पहले सेंट्रल मैक्सिमा जहां था वहां से कितना शिफ्ट हो गया आगे। क्योंकि मैं इसलिए बात ऐसी कर रहा हूं क्योंकि बात तुमने जिधर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट किया, नहीं तो इधर वाला भी तो उठ के आगे आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ आई बात, कोई दिक्कत। तो शिफ्टिंग इन द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, अगर मैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज में कितनी शिफ्टिंग हुई उसकी बात करूं, यानी ठीक है ना, तो इतनी हुई, सेकंड ब्राइट में भी इतनी होगी और nth में भी इतनी होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि शिफ्टिंग जो हुई है, तुम्हें जो पहले बोला था ना, वही भैया ने अभी बोला, तो जो भैया थोड़ा वो बोल गया इसलिए तुम कंफ्यूज हो गई। तुमने जो पहले स्टार्टिंग में बोला था ना, पहला वाला जो सेंटर मैक्सिमम था उससे इतनी शिफ्टिंग, सब इतनी शिफ्ट हो गई। तो ध्यान से देखो, बस वही बोल, शिफ्टिंग ऑफ ब्राइट फ्रिंज, कौन सी ब्राइट, nth मान लें, ब्राइट फ्रिंज कौन सी, nth, सीधा nth की बात करते हैं। शिफ्टिंग ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। अब यार सेंट्रल मैक्सिमा से शिफ्टिंग की बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है इस वाले सेंट्रल मैक्सिमा से शिफ्टिंग तो होगी नहीं, शिफ्टिंग तो पुराने वाले से ही होगी, ठीक है ना। फ्रॉम द शिफ्टिंग ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, या ये मैं यूं बोलूं कि शिफ्टिंग हुई, या मैं यूं बोलूं कि अब वहां से डिस्टेंस कितनी होगी, बात तो बराबर हुई।
तो मैं अगर इसको ऐसा बोलूं कि भाई मेरा nth ब्राइट फ्रिंज कहां बनता था, एन डी लैम्डा बटे डी पे बनता था, तो उसमें इतनी डिस्टेंस जोड़ देंगे, अब इतना आगे बनेगा। बोलो भाई समझ में आया? तो वही तो मैं भी बोल रहा हूं भाई, शिफ्टिंग ऑफ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो रहा तो नया वाला सेंट्रल मैक्सिमा तो ये होगा नहीं। बोलो समझ आया? तो कितना होगा डार्क फ्रिंज, कौन सी डार्क फ्रिंज, nth के ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं सीधा, छोटी मोटी बातों बात नहीं करना है, nth ऑर्डर, nth डार्क फ्रिंज। तो कितना हो जाएगा, nth डार्क फ्रिंज बनती कहां थी, 2n-1 लैम्डा बटे 2d पे बनती थी। बोलो सही है? और इसमें कितनी बातें जोड़ दोगे? बोलो क्लियर है ना? तो इतनी शिफ्टिंग डार्क में हो जाएगी, इतनी शिफ्टिंग, या बोलें कि पुराने वाले से कितनी दूर बन रही है। मतलब क्वेश्चन अगर घुमाए फिराए तो हमने इसलिए ऐसे ये भी चर्चाएं कर ली। बोलो कोई दिक्कत? अब सीधो 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 सुनो, सेंट्रल मैक्सिमा जितना, मतलब मान लो पहले सेंट्रल मैक्सिमा यहां था, सेंट्रल मैक्सिमा जब यहां था तो इसको तुमने वाई डिस्टेंस से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो सेंट्रल मैक्सिमा अगर यहां था और फर्स्ट ब्राइट यहां थी तो इसको शिफ्ट किया तो ये भी शिफ्ट हो गया। यानी कि अब ये कितना शिफ्ट हुआ, ये इतना शिफ्ट हुआ कि पहली ब्रांच फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज थी वो सेंट्रल मैक्सिमम जितनी दूर बनती थी और प्लस सेंट्रल मैक्सिमम जितना शिफ्ट हो गया, तो दिस प्लस दिस, ये कहानी बताई जा रही है। ठीक है, चलो नोट करो फिर आगे चले। चलो देखो आगे चलते हैं। खुशी, ए खुशी, खुशी, चलो देखो, चल बेटा देखना, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, इन YDSC, इन YDSC द थिकनेस ऑफ ए ग्लास स्लैब इज 1.5, ठीक है ना। क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, इन YDSC, मैंने बोला कि ऐसा इसी तरीके लिख के बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इन YDSC। अब आगे क्या बोलेगा पता नहीं, ठीक है ना। इन YDSC, in YDSC, write down the YDSC. The thickness of glass slab having refracting index 1.5, find the, sorry, which should be kept in the front of upper slit, अब देखो वहां पे अपर और लोअर देके नहीं रखेगा, किसी एक स्लिट पे दे देगा, ठीक है ना। अपर स्लिट S1, so that the central maxima is formed at a place, so that the central maxima is formed by यार, is formed at a place where fifth bright fringe was lying earlier, where fifth bright fringe lying earlier, ठीक है ना, lying earlier before inserting the slab, स्लैब को इंसर्ट करने से पहले फिफ्थ मैक्सिमा जहां बनता था,
स्लैब इंसर्ट करने के बाद उस जगह पे सेंट्रल मैक्सिमा बनने लगा है, तो तुम्हें बताना है कि उस ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है। हाँ, समझ आई बात? क्लियर है? तो y जो है वो फिफ्थ फ्रिंज के बराबर हो जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ द फिफ्थ फ्रिंज कितना हो जाएगा? y5 दिस इज इक्वल टू y जो शिफ्ट होता है ना, वो बराबर होगा ना। तो ये पहले कितना होगा, ये हो जाएगा 5d, ये हो जाएगा। और जो y शिफ्टिंग हो रही है सेंट्रल मैक्सिमा की, शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, वो कितना है? म्यू माइनस 1 इंटू डी टी अपॉन डी। ये शिफ्टिंग और ये बराबर हुई होगी भाई, ये y उतना ही शिफ्ट हुआ होगा जितने पे पहले फिफ्थ फ्रिंज बन रही थी, यानी ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। बात मान रहे हो? चलो, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकेंड एज पर द क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1 डी टी बाई डी बराबर 5 डी लैम्डा बाई डी। भैया डी डी एक ही चीज है, कोई तकलीफ नहीं है, ये डी भी वही चीज है, कोई तकलीफ नहीं है। तो बचा कितना? टी बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा, नहीं पता, चलो लैम्डा रखेंगे। और म्यू की वैल्यू 1.5, तो 1.5 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 0.5, तो हो जाएगा कितना? 2 लैम्डा, यही होगा ना? 2 लैम्डा। 10 लैम्डा कैसे आएगा भाई? 5 हटाया 10 बढ़ाया, 5 दूनी 10, 2 ही तो होगा। अब 2 लैम्डा की थिकनेस होनी चाहिए। कहाँ छूट जाता है यार। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हटाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, 5 दामा 10, 10 लैम्डा। कितना आ जाएगा? 10 लैम्डा। अब थिकनेस आ गई मेरी कितनी? 10 लैम्डा की। अब लैम्डा हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन तो है नहीं, पर अगर गिवन होता कुछ भी, लेट अस अज्यूम, मतलब ऐसे लेट कर लेते हैं। अब यहाँ से जो आराम से मल्टीप्लाई हो जाए, 5000 मान लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, लेट। अब ये क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा, लेट लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम मान लो, दे दिया 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5 से आराम से कट सकता है ना। तो कितना हो जाएगा? तो फिर थिकनेस कितनी हो जाएगी? देयरफॉर टी जो होगा, फिर देखना जो टी बराबर होगा कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5000 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? टी 5 एकम 5, और इसमें 4 जीरो बढ़ा देने का, यही करेंगे ना, तो -14। अरे 4 जीरो आएगा, तो इधर जब बढ़ाते हैं तो पावर क्या होती है? बढ़ती है। 6, समझ आएगा? 6 मीटर। बात समझ में आई? क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन के साथ टैकल करने को मिल सकता है आपको। चलो, आखिरी बात जो YDSC में आपको पढ़नी है, आखिरी बात, सबसे आखिरी बात जो YDSC में पढ़नी है, वो ये पढ़नी है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने शिफ्ट होंगे। मान लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये बड़ा बड़ा आसान सा टॉपिक है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, कितनी फ्रिंज शिफ्ट होंगी। मान लो पहले सेंट्रल मैक्सिमा यहां बनता था, अब ये सेंट्रल मैक्सिमा तूने ग्लास स्लैब लगाने की वजह से यहां पहुंच गया, तो कितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई? इतनी दूर में जितनी थी सारी शिफ्ट हो जाएंगी। ऊपर आ जाएंगे ना, तो एक्चुअली इतने डिस्टेंस में जितनी फ्रिंज थी वो आगे चली गई ना, उनकी वजह से तो फिर तो ऐसे तो बोलोगे सारी फ्रिंज शिफ्ट होगी, ऐसे बोलोगे तो सारी, पर एक्चुअली मतलब यार समझो, वो
उसमें कितनी फ्रिंजेस का शिफ्ट हुई, माने आपने नहीं समझे यार, एक लाइन लगी हुई है लोगों की और तुम गए, तुम्हें आगे खड़ा होने के लिए तुम गए 5 लोगों को धक्का देके आगे बढ़ गए। अब तुम्हारे 5 लोगों की धक्के की वजह से पूरी लाइन डिस्टर्ब हुई है, लेकिन कहा क्या जाएगा, तुमने कितने को शिफ्ट किया, 5 को। इनको क्यों करेगा तू? तुमने 5 को शिफ्ट किया ना भाई, हम गए किए 5 को शिफ्ट करके आगे खड़े हो गए, तो हमने कितने को शिफ्ट किया, 5 को, हमने 5 को शिफ्ट किया, क्लियर है ना। अब पूरी पूरी लाइन डिस्टर्ब हुई होगी उसकी वजह से, उससे अपने को लेने देना नहीं है। तो अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा यहां था, ये सेंट्रल मैक्सिमा यहां शिफ्ट हुआ, तो इसने कितने को शिफ्ट किया, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, इसका मतलब ये वो शिफ्ट तो सारी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो सुनो भाई, सुनो सुनो, देखो सुनो, देखो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, बड़ा कॉमन सा सेंस है इसको निकालने का। सुनो कैसे निकालेंगे, मान लो यहां पे देखो, सुनना समझना ये बात यहां पे, कि मान लो ये पहले मेरा सेंट्रल मैक्सिमम यहां बनता था, फिर हमने शिफ्टिंग करा दी वाई की, वाई से शिफ्ट हो गया, हमने ग्लास स्लैब डाल दिया, जो भी डाला, मतलब वो हमारे भावनाओं के साथ जितना भी खेला हो उसकी मर्जी। तो ग्लास स्लैब को यहां पे पहुंचा दिया उसने, अब सेंट्रल मैक्सिमम यहां पहुंचा दिया, सीएम डैश कर दिया उसने, वाई की शिफ्टिंग कराई। अब इसके बीच में कितने फ्रिंजेस आ रहे हैं हमें क्या पता, क्या चाहिए तुमको, इसके बीच में कितने फ्रिंजेस आ रहे थे, जितनी फ्रिंज की विड्थ होगी उससे डिवाइड कर देंगे, पता पड़ जाएगा कितने फ्रिंज इसके बीच में आ रहे थे। जितने फ्रिंज इसके बीच में आ रहे थे उतने शिफ्ट हुए, नहीं समझे। अरे तुमने 10 मीटर की सेंट्रल मैक्सिमा की शिफ्टिंग 10 मीटर की मान लो, सेंट्रल मैक्सिमा की शिफ्टिंग 10 मीटर हो गई, तो 10 मीटर हुई, और एक फ्रिंज विड्थ जो है मान लो 2 मीटर की रही होगी, तो कितने फ्रिंज तुमने शिफ्ट किए, 5। भाई 5, इसमें 5 ही आ पाएंगे, उन 5 को शिफ्ट करके धक्का दे, अब वो अलग बात है कि सारी की सारी आगे शिफ्ट हो गई होंगी, लेकिन यहां पे कितने फ्रिंजेस आ रहे थे, केवल 5 आ रहे थे, वो 5 शिफ्ट किए हमने कितने किए, 5 शिफ्ट किए। अब वो 5 शिफ्ट करने की वजह से बाकी सारे शिफ्ट हो गए, उससे अपने को लेना देना, बात क्लियर, कोई दिक्कत। तो भाई नंबर ऑफ शिफ्ट, जो फ्रिंज शिफ्टेड अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ सेंट्रल, वो सॉरी, शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल ब्राइट डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ, क्लियर है, शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा जो भी बोलो, डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ, ठीक, कोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सुनो, नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज शिफ्टेड, सुनो सेंट्रल शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना है, म्यू -1 टी इंटू डी बटे डी, और फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, डी डी बटे लैम्डा, डी लैम्डा बटे डी, डी लैम्डा बटे डी, क्लियर हो ना, डी डे डू डू। तो नंबर ऑफ, यानी कि आप कुछ ऊपर जाने के लिए केवल लैम्डा ही बचा है, और ऊपर थोड़ी जाएगा, नीचे जाएगा, तो नंबर ऑफ, इसके चक्कर में मत रहा करो, हाँ, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड म्यू -1 टी बटे लैम्डा, बात समझ में आ गई। तो अपने को ये मिल गया एक्सप्रेशन किसका, कि कितनी फ्रिंज विड्थ शिफ्ट होगी। देखो होता क्या है ना, पूरी जानकारी बहुत अच्छा, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल जानकारी नहीं फिर भी अच्छा, अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक, नहीं समझे। किसी को पता है अरे हमको बम चलाना आता है यार, पर उसको पूरा ज्ञान नहीं है, ठीक है, अब वो जाएगा, हो सकता है चला दे, पर ये भी है कि लेके फट जाए,
ठीक है ना। लेकिन अगर अपने पास पूरा ज्ञान है उसको तो ठीक है। अगर एकदम ज्ञान नहीं है, अरे नहीं भाई हम बम हम नहीं छुएंगे यार, इससे बहुत दूर रहेंगे, पता नहीं कहां पड़ जाए, वो इंसान ऐसे भगेगा। तो अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये कुछ ऐसा कुछ बोलेगा कि तुम्हारा दिमाग उधर से डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ चला जाएगा, तुम जो कर रहे थे उसमें कंफ्यूज होने लगे। ये बोला ऊपर चला जाएगा, मैं तो ये बोल रहा था। तो कौन बोला? ये बोला क्या बोल रहा, बोला नहीं कि ये ऊपर जाएगा। चलो बस।